वॉल्यूम में कौन भाग लेगा, उसकी क्या क्या अहर्ता होगी, उसकी क्या क्या निर्भरता होगी, उसकी क्या क्या पात्रता होगी, इस पर चर्चा। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट और रूल्स के पार्ट 7A की। साथियों, इस पार्ट 7 को अपन ए बी सी डी या ई तक भी हो सकता है, इसको अपन डिवाइड करके इसको बताना चाहूंगा जिससे कि वीडियो अधिक बड़ा ना हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आप देखना आरटीपीपी में लिखा होगा भाग लेने वाले, ठीक, पार्टिसिपेटर जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो भाग लेने वाले को साथियों बिडर भी बोला जाएगा, निविदा दाता भी बोला जाएगा, बोली दाता भी बोले जाएगा, टेंडर कार भी बोला जाएगा, निविदा कार भी बोला जाएगा, ठेकेदार भी बोला जाएगा, संवेदक भी बोला जाएगा, फर्म भी बोला जाएगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप जब आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब एक ही बात कर रहे हैं, क्या कि भाग लेने वाले ये सब होते हैं। पहली चीज। दूसरी बात ये है कि साथियों ये होते कौन है। अब बात आती है ये होते कौन है। साथियों, आरटीपी के अनुसार ये कहा गया ये लोग होते हैं नेचुरल पर्सन, अर्थात नैसर्गिक व्यक्ति होते हैं, पहला। दूसरा, ये लोग क्या होते हैं, एक प्राइवेट संस्था भी कहलाती है ये। तीसरे साथियों, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था भी कहलाएगी साथियों, ये सह उद्यमी भी कहलाएंगे साथियों, अर्थात जॉइंट वेंचर भी कहलाएंगे। ठीक है। जब अपन किसी माल की बात करते हैं अर्थात गुड्स की बात करते हैं तो विनिर्माता अर्थात मैन्युफैक्चर भी यही कहलाएंगे। जब वितरक की बात करते हैं माल के संबंध में अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर तो भी ये कहलाएंगे। जब अपन सद्भाव व्यक्ति अर्थात बोनाफाइड डीलर की बात करते हैं माल के संबंध में तो भी ये ही कहलाएंगे। तब आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन होते हैं। ठीक है साथियों, अब अपन बात करेंगे इसको। साथियों, मैंने एक टेबल बनाई है, तो उस टेबल के अनुसार अपन अलग अलग पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले तो है कि ये भाग लेने वाले कौन होंगे, जो कि धारा 6 नियम 13 में दिया गया है। इनकी अहर्ता, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इनकी अहर्ता अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक, जो कि धारा 7 नियम 38 में दी गई है। इसको भी साथियों अपन ने दो भागों में अपन चर्चा करेंगे, उसकी पात्रता की जो कि नियम 39 में, और निर्भरता की अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन की। यहां पात्रता को कहा जाएगा साथियों एलिजिबिलिटी। ये निर्भरता साथियों नियम 38 में दी गई है। अगले अपन पार्ट में सेकंड पार्ट में अपन चर्चा करेंगे पूर्व अहर्ता अर्थात प्री क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो कि धारा 18 में दी गई है। इसको साथियों मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। सबसे पहले तो अपन इस पे चर्चा करेंगे कि इसका पैनल कैसे बनता है, इनका रजिस्ट्रेशन करने पर क्या क्या कार्रवाई होती है इस पे साथियों। और तीसरा है सत्यनिष्ठ संहिता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कंपटीशन के हिसाब से इसमें से एक एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा, और ये एमसीक्यू थोड़ा सा मैचिंग वाला और टफ वाला बनेगा इसके अंदर साथियों। अब इसको भी साथियों मैंने 2 भागों में तोड़ा है कि सत्यनिष्ठ संहिता का पालन करना, उसका भंग करना। जब पालन की बात करें तो धारा 11 नियम 80 की बात करोगे, भंग की बात करोगे तो नियम 82 की बात करोगे साथियों। मैंने कई बार हर वीडियो में मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ साथी नहीं जोड़े। जब भी मैं नियम की बात करता हूं तो इसका मतलब है मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, किसकी, रूल्स की। और जब मैं जैसे कि यहाँ धारा लिखा हुआ है, जब मैं धारा अर्थात सेक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक्ट की। एक्ट बनाता साथियों कब, 2012 में, और रूल्स कब बनाता साथियों, 2013 में। तो कहना रूल्स तो वो कहलाएगा साथियों 2013 और एक्ट कहलाएगा 2012। एक्ट हिंदी में लिखा आएगा अधिनियम और रूल्स लिखा होगा हिंदी में नियम। ठीक है साथियों। अब अपन चलते हैं अपने पहले पार्ट 7A की तरफ। सबसे पहले बात ये थी कौन भाग लेगा। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी है ना, कौन कौन, ये जितने भी बिडर, निविदा, टेंडर का, संवेदक, फर्म, ठेकेदार, ये सभी भाग ले सकते हैं। ठीक। और ये मैंने आपको भी बता दिया कि ये कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं, प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, सरकार के स्वामित्व वाली संस्था भी हो सकती है, ये सब जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन धारा 6 नियम 13 क्या कहती है, ये दोनों आपको साथ देखना पड़ेगा।
धारा 6 कह रही है कि जब आप कोई किसी भी भीड़ को आपको ये बताना पड़ेगा, उसको आप सीमित, पहली चीज करें कि उसको सीमित नहीं करें, ठीक, और भेदभाव नहीं करें। धारा 6 ये कहती है कि जो बिड बना रहे हो आप उसको लिमिट नहीं करें कि ये आदमी ही आए, ठीक है, और इसके प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उस बिड के अंदर। धारा 6 ये कहती है। अब बात ये कहती है 6(2) क्या कहती है? 6(2) कहती है राज्य सरकार सीमित कर सकती है। राज्य सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो चाहे तो किसी भी बिड को एक फिक्स सीमित कर सकती है कि ये लोग ही आएंगे, लेकिन उसके लिए भी इसको 3 भागों में बांटा गया है साथियों, क, ख, ग, ठीक है। 6(2) को क, ख, ग में बांटा गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार तब करेगी जब घरेलू उद्योग की अभिवृद्धि का कोई मामला हो, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कोई मामला हो तो। दूसरी चीज है साथियों, केंद्र या राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों को गया है साथियों, केंद्र या राज्य सरकार की सम्यक रूप से अधिसूचित किसी नीति को अग्रसर करने में लोकहित में कोई भी अन्य प्रतिफल। इन 3 में तो केवल कौन करेगा? राज्य सरकार ही करेगी। अब देखो साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 6(3) ये कहता है कि आपको बिड में यह घोषणा करनी पड़ेगी कि आप सीमित कर रहे हैं या नहीं, और यदि आप सीमित कर रहे हैं तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? कारण अंकित करना पड़ेगा, और एक बार करने के बाद में आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये 3 बात कह रहा है बिड। क्या? अब आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। आपने बिड में लिख दिया कि सीमित बोलिए, तो अब आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। 6(4) कह रही है कि उपापन संस्था या राज्य सरकार निम्न मामलों में सीमित कर सकती है। अब यहाँ पे आ गई है उपापन संस्था। वहां तो राज्य सरकार ही कर रही है, मान लो कोई एक सर्कुलर जारी करके ये कह सकती है कि इन मामलों में, इस बिड में इन्हीं को लेना, लेकिन 6(4) में साथियों उपापन संस्था भी कर सकती है और राज्य सरकार भी। उपापन संस्था मैंने आपको पहले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर रखा है, लेकिन ये किस मामलों में करेगी साथियों? जब कोई लोक आदेश का मामला हो, सदाचार को सुरक्षा से संबंधित हो। जैसे कि अपने को पता है कि आपको सुरक्षा का मामला हो जाता है साथियों, गोपनीयता ही समझ सकते हैं आपको। जैसे कि अभी आपको ये देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अभी हाल ही के अंदर जैसे कि अपनी परीक्षा एजेंसी होती है, जो भी RSMB वगैरह होती है, कई बार आप देखना अपने बहुत से एग्जाम IBPS भी कराती है। IBPS को ही क्यों दिया जाता है? तो जब कोई सुरक्षा से संबंधित कोई मामला होता है, ठीक है, RSMB को दे दिया तो वो जो पेपर का जो प्रिंट करेगी तो वो कुछ विश्वसनीय से ही भी करवाती है, और उनका किसी को भी पता नहीं रहता आमजन को कि ये किससे करा रहे हैं। तो ऐसा जब कोई होता है बिड, वो सीमित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया है कि हम इनसे ही कराएंगे। तो वो कहां से कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। उपापन संस्था जो बनेगी वो यहाँ से वो बिडर को सीमित कर देगी कि हर व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है साथियों, तो जैसे कि लोक आदेश, सदाचार, शिक्षा संबंधी मामले, मानव, पशु, वनस्पति जीवन, उनके स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए भी कर सकती है। जब भी जैसे कोरोना में हुआ था, तो कोरोना में बहुत से जैसे कोविशील्ड ये वैक्सीन बनी थी, तो इन जो भारत सरकार ने जो बनाई थी कोविड वगैरह, तो उसके लिए क्या किया, जब टेंडर किया गया तो केवल एक ही फर्म को दिया गया। तो जब सुरक्षा से संबंधित मामला हो तो उसको सीमित कर दिया। इस कारण ऐसा मतलब कि ऐसा कोई मामला हो उसमें किया जा सकता है। जब बौद्धिक संपत्ति को संरक्षित करने का मामला हो, भारत की सुरक्षा और युद्ध नीति के हित रखने का कोई मामला हो, युद्ध नीति के अंदर, ठीक है, कोई रणनीति के कोई सामान वगैरह ऐसे कुछ लिए जा रहे हैं, खरीद की जा रही है, तो लेकिन इनको सीमित किया जा सकता है कि ये लोग ही पार्टिसिपेट करें। तो इसको कहा 6(4) ये कहती है। अब बात करेंगे साथियों नियम 13 की। साथियों नियम 13 और 6(3) दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि आपको बिड में यह घोषणा करनी पड़ेगी कि आप सीमित कर रहे हैं या नहीं। यदि आप सीमित कर रहे हैं तो अब आप उसको कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये बॉन्ड कर दिया कि अब आपने एक बार कर दिया, घोषणा कर दी, उसके बाद में अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं साथियों नियम 13(2). ये साथियों कंपटीशन के हिसाब से इंपोर्टेंट है। इसमें से 1 MCQ आएगा ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो साथियों इसको अपने 13(2) को 2 भागों में बांटा है, एक तो NCB, एक ICB। NCB का मतलब होता है नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ICB का होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। केवल इधर इंटरनेशनल इधर नेशनल,
ठीक है। अगला है साथियों, इसको हिंदी में एनसीबी को बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली और आईसीबी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली। ठीक है। तीसरा साथियों, हिंदी में यह भी लिखा हो सकता पेपर में आर प्र वो, और हिंदी में ए प्र वो भी लिखा हो सकता है। ठीक है साथियों। एनसीबी को साथियों 200 करोड़ तक 200 करोड़ से अधिक नहीं, 200 करोड़ तक इसका प्रयोग करेंगे, और ये 200 करोड़ से अधिक का प्रयोग करते हैं। अब बात रहती है, जब ये आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से एनसीबी यूज करनी चाहिए या आईसीबी, ठीक है, तो ये कहा गया है कि सामान्य रूप से आपको एनसीबी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आईसीबी चलते हैं। आईसीबी में साथियों एक पॉइंट ये भी है, यदि आप 200 करोड़ से कम के लिए करते हैं तो वित्त विभाग से अनुमोदन अपेक्षित है। कहने का मतलब 200 करोड़ से अधिक करेंगे, 200 करोड़ से कम करते हो तो आपको वित्त विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, ये हमारा साथियों पार्ट 7 का ए था, और मैं इसको बाकी के जो अपने जो ये बचे हैं उनका अलग अलग वीडियो से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।